आज का जो आपका चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, उसकी जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, उसकी जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसे डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब सबसे पहले जो आपका डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते किसे हैं, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में एंटर करता है, ऐसे एलिमेंट को क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर डी सब इज नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। यानी कि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सेल में एंटर करता हो, ऐसे एलिमेंट को क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट है एस एंड पी ब्लॉक, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में आपका ये है एस ब्लॉक एलिमेंट, ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये आपके जो बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट। यानी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो एस एंड पी के बीच में रखे गए हैं, यानी कि बिटवीन है एस एंड पी के बीच में। अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट में आपका दूसरा इसका वर्ड आता है ट्रांजिशन एलिमेंट। कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहते किसे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि कभी कभी है कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, या डी ब्लॉक एलिमेंट अलग होते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट अलग होते हैं। तो सबसे पहले आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो हाफ फील्ड हो या फुली, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, पार्शियली फील्ड हो या हाफ फील्ड। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड एंड पार्शियली फील्ड, ऐसे एलिमेंट को क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो आपके पास हाफ फील्ड हो या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो, फुल फील्ड हो, वे ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट आपका जो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी को छोड़कर सभी आपके क्या, डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट आपके क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर ये आपके क्या, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में रखे नहीं गए हैं। बाकी डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है, 3D सीरीज हो, 4D सीरीज हो, 5D सीरीज हो, सब क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए ये क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में रखे, क्योंकि इनका जो डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या है, फुल फील्ड होता है, फुल फील्ड। इसलिए क्या रखे गए, ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं रखे गए। जिंक का एटॉमिक नंबर हुआ 30, 48 और 80। अब देखिए जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट की आगे सीरीज में कैटेगराइज किया गया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट की कितनी सीरीज होती है। फर्स्ट आपकी सीरीज होती है 3D सीरीज, नेक्स्ट आपकी सीरीज होती है 4D सीरीज, फिर होती है आपकी 5D सीरीज और 6D सीरीज। यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट को 4 सीरीज में कैटेगराइज किया गया है, 3D, 4D, 5D एंड 6D। जो आपकी 3D सीरीज होती है, जो एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट आपकी 3D सीरीज में आते हैं। यानी कि एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक के एलिमेंट आपके 3D सीरीज में आते हैं। स्कैंडियम से लेके
जिंक तक के आपके एलिमेंट 3D सीरीज में आते हैं। अगली आपकी सीरीज है 4D सीरीज, जिसमें आपका एटॉमिक नंबर 39 से 48 तक के एलिमेंट आपकी 4D सीरीज में आते हैं, यानी कि एट्रिडियम से लेके आपके कैडमियम तक के एलिमेंट आपकी 4D सीरीज में आते हैं। और आपकी जो 5D सीरीज है, एटॉमिक नंबर 57 से 80 तक के एलिमेंट आपके 5D सीरीज में आते हैं, यानी कि आपका नन से लेके मरकरी तक के एलिमेंट आपकी 5D सीरीज में आते हैं। और आपकी जो 6D सीरीज है वो क्या है, ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये सीरीज क्या है आपकी इनकम्प्लीट है। अब देखिए आपके अभी तक इतना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में एंटर करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को 4 सीरीज में कैटेगराइज करा गया, 3D, 4D, 5D एंड 6D। जो एटॉमिक नंबर के बेस पे, एलिमेंट के बेस पे बताया कि एटॉमिक नंबर कहाँ तक के आपके 3D में आएंगे, 4D में आएंगे। दूसरा आपको हुआ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो हाफ फील्ड हो या पार्शियली फील्ड हो, वे आपके क्या होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर। क्योंकि ये जिंक और कैडमियम और मरकरी को इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में रखेगा क्योंकि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है फुलफिल्ड होता है, इसलिए इस कैटेगरी में नहीं रखा गया। अब आपके जो 4 सीरीज 3D, 4D एंड 5D। देखिए आपकी जो 3D सीरीज है वो आपकी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैडेनियम, क्रोमियम, Mn, Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। जो आपका एटॉमिक नंबर 21 से लेके आपके एलिमेंट आते हैं 31। और आपकी नेक्स्ट सीरीज है 4D और 5D। अब देखिए स्कैंडियम के बाद आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो एट्रिडियम और La। इसके बाद टाइटेनियम में जिरकोनियम और ओपनियम। उसके बाद आता है आपका आपका नोबियम, उसके बाद आता है आपका मोलिब्डेनम, टंगस्टन। उसके बाद आता है आपका TC। उसके बाद आता है आपका थेनियम, ओस्मियम, और मरकरी। ये आपकी 3 सीरीज है 3D, 4D और 5D। आपकी 3D सीरीज है, 4D सीरीज है और 5D सीरीज है। 3D सीरीज में एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक के एलिमेंट आते हैं। 4D सीरीज में आपका एटॉमिक नंबर 39 तक के आपका 48 तक के एलिमेंट आते हैं। और आपकी 5D सीरीज में 57 से लेके आपका 80 तक के एलिमेंट आपके 5D सीरीज में आते हैं। अब देखिए इनमें आपका जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये आपके क्या है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बाकी के जितने भी आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है सब आपके क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब आपके देखिए आपकी जैसे ही आप 3D सीरीज से 4D सीरीज में आ रहे हो तो आपको एटॉमिक नंबर याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आप स्कैंडियम, एट्रिडियम और लेंथेनम, अगर आप इसमें 3D से 4D है तो आप ऐड कितना करोगे, 80। आप कैलकुलेट करके देखिए कि 21 में अगर 80 ऐड करें तो आपको कितना आ जाएगा, 39। तो एट्रिडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 30। अगर आप 4D सीरीज से 5D सीरीज में आ रहे हो तो आपको ऐड कितना करना है, 80। अब देखिए अगर आप इसमें 80 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 57।
बाकी आपके स्कैंडियम वाली सीरीज में आपको ये रूल फॉलो करना है, रूल कह सकते हैं, ट्रिक कह सकते हैं। दूसरे आप टाइटेनियम, जिनको जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है उसमें आप बस एक रूल करिए, यानी कि अगर इतने एलिमेंट में जो आपके बाकी सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट रह गए, अगर आप 3D सीरीज से 4D सीरीज में जा रहे हैं तो आपको ऐड कितना करना है 80। अगर आप 4D सीरीज से 5D सीरीज में जा रहे हैं तो आपको ऐड कितना करना है 32। बस आप स्कैंडियम वाली सीरीज को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट है, जितनी भी सीरीज है, वो आपकी ये सारी चीज़ उस पर एप्लीकेबल होगी। अब देखिए आपका जो एस एंड पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक को फर्स्ट ए ग्रुप आता है, सेकंड ए ग्रुप आता है, और आपका जो पी ब्लॉक है 13 ग्रुप से लेके आपका 70 ग्रुप के तक के एलिमेंट आते हैं, और 80 ग्रुप आपका क्या है इनर्ट गैस या नोबल गैस को। तो एटॉम आपका जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है कौन ग्रुप से आते हैं आपके, क्या है ग्रुप आपके 2 से लेके 12 तक के ग्रुप में आपके डी ब्लॉक के तक के एलिमेंट आते हैं। अब देखिए जैसे यही है आपका, अगर 3D से आप 4D में ऐड कितना कर 41, अगर आप इसमें, तो आप यही एग्जांपल इसे निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28। अगर देखिए आप 28 में अगर आप 80 ऐड करोगे, यानी कि अगर आप 28 में 80 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 46। तो आपका इनका एटॉमिक नंबर कितना है 46। अगर आप 46 यानी कि पैलेडियम से आगे आप प्लेटिनम तो ऐड कितना करोगे 32। अगर 46 में आप 32 ऐड करोगे तो आपका, यानी कि 46 अगर इसमें आप 32 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 78। तो आपका यहाँ पे इसका कितना होगा 78। तो बाकी स्कैंडियम वाले सीरीज को छोड़कर आप आसानी से, क्योंकि 3D सीरीज के तो जो एटॉमिक नंबर है इजीली याद हो जाते हैं, लेकिन जो 4D सीरीज में आता है 5D से एटॉमिक नंबर को याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। अब आपके देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टी होती है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन सी जनरल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो देखिए जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, कौन कौन सी जनरल प्रॉपर्टी है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं। तो क्या जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, कौन कौन सी जनरल प्रॉपर्टी है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं। पहली आपकी जनरल प्रॉपर्टी है, जो मोस्ट कॉमन जनरल प्रॉपर्टी है, वो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चाहे आपका एस ब्लॉक हो चाहे आपका डी ब्लॉक हो, तो सबसे जनरल, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं आता तो कोई फ़ायदा नहीं है। कि सबसे पहली जनरल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद है आपका साइज एंड एटॉमिक, यानी साइज और एटॉमिक रेडियस में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आपकी आती है ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। फिर आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक मूवमेंट। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ यानी कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वह कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेट एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। दूसरे आपके होते हैं डी ट्रांजिशन, या फिर कलर कॉम्प्लेक्स ऑफ। तो आपके ये कुछ प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी है जो डी ब्लॉक एलिमेंट के होते हैं। उसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है आयनाइजेशन एनर्जी, जिसके ऊपर आपके कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी स्टैंडर्ड
आयनाइजेशन, एंथैल्पी। ये कुछ प्रॉपर्टी है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जनरल प्रॉपर्टी देखते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि डी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जिसके आपको कुछ चीज़, बहुत सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है, कुछ चीज़ में आपका एक्सेप्शन है जो आपको बस माइंड में ही रखनी है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2, यानी कि डी ब्लॉक का एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1 d। डी में क्या है, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो डी में आपका 1 भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 10 भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ns यानी कि s में आपका 1 भी इलेक्ट्रॉन, आपका s में 1 भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 0 भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है और आपका 2 भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो सबसे पहले 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले आऊँ। फिर कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो आपका ns1 या ns0 कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज में जो आपका फर्स्ट एलिमेंट आता है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर उसका क्या है 81। तो देखिए आपका इसमें यूज़ करेंगे आपकी नोबल गैस, आपकी जो एक नोबल गैस होती है, नोबल गैस जिसे कहते हैं आर्गन। उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्योंकि 18 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो आपका स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है, तो सब में 3D सीरीज में हम इसका यूज़ करेंगे कि नोबल गैस के सिंबल का यूज़ करेंगे क्या AR। उसके बाद आपका रहेगा 4s 3d। अब देखिए 18 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे आ गए, तो आपके किस में जाएंगे S में, और 18 और 10 तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1, क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा डी सब सेल में। अब उसके बाद आपका देखिए टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 22 AR 4s 3d, 2 आपके S में और 2 आपके D में। उसके बाद आता है वैडेनियम 23 AR 4s2 3d3। अब देखिए स्कैंडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 3 वैलेंस सेल है। मोस्टली जो स्कैंडियम ही है डी ब्लॉक एलिमेंट में एक ऐसा एलिमेंट है जो +3 ऑक्सीडेशन है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कि +3। उसके अलावा जो डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन है बहुत वेरिएशन होती है डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो भी +1। अब देखिए वैडेनियम, उसके बाद आपका आता है क्रोमियम। अब क्रोमियम AR 4s1 3d5। मोस्टली जिस तरह आपके रूल के अकॉर्डिंग 2 तो यहाँ पे 2 ही आना चाहिए, इसके 1 क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है अकॉर्डिंग टू 4 आना चाहिए था, लेकिन क्या आता है यहाँ पे केस आ जाता है हाफ फील्ड है फुल फील्ड का केस है। तो यहाँ पे क्या एक इलेक्ट्रॉन आपका S का किस में चले जाता है 3d5 में। तो जो आपका क्रोमियम है वो ns1 कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है। उसके बाद आता है आपका Mn25। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा AR 4s2 3d5। अब देखिए मैं बस इस 3D सीरीज में एक बाकी का खुद ट्राई करेंगे, मैं बस एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बता रही हूँ आपका कॉपर। उसके बाद मैग्नीज के बाद आपका क्या है आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ट्राई करें। मैं क्रोमियम का वही केस आपको किस में आएगा कॉपर में, क्या हो जाएगा AR 4s1 3d10।
तो आपका ये बाकी का जितने भी 3D सीरीज में एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद से ट्राई करेंगे। उसके बाद कुछ कंपाउंड है डी ब्लॉक एलिमेंट, सो NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि डी ब्लॉक के ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। आपका सबसे पहला है क्रोमियम, कॉपर, Ag, Au, RH, TB, ये कुछ एलिमेंट है जो आपका NS1 कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। उसके बाद आपका ऐसे कौन से एलिमेंट है जो NS0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं, उसमें आपका है पैलेडियम 46। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्रिप्टन 5s4d। तो देखिए क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है 36 आपके इसमें, तो 10 आपके किस में चले जाएंगे, डी में। तो आपका ये इसमें कितना 0। तो प्लेटिनम एक ऐसा एलिमेंट है जो NS0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि अब इनमें से कौन सा एलिमेंट NS10 कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। तो आपका एक ही एलिमेंट है जो NS10 कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा, वो आपका क्या है, पैलेडियम। और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो NS1 कॉन्फ़िगरेशन को शो करेंगे, वो भी हैं। बाकी के जितने भी एलिमेंट है आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे, NS2। सेकंड आपकी प्रॉपर्टी है आपकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है आपकी साइज एंड एटॉमिक ये रेडियस, यानी कि साइज और एटॉमिक रेडियस जनरली क्या होता है, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो, जो आपकी एटॉमिक रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, साइज के। तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट जो आपका साइज है, जनरली ट्रेंड क्या होता है साइज का, कि साइड अगर आप पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो आपका जो साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। अगर आप ग्रुप की बात करेंगे यानी कि टॉप टू बॉटम, यदि आप ग्रुप की बात करेंगे टॉप टू बॉटम, तो आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ आपका जो साइज है वो भी क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम आपका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब उसके बाद आपकी देखिए ये आपकी 3D सीरीज है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब जनरली क्या है, ये आपके पीरियड में है, तो अब आपके देखिए जनरली क्या होता है, जो साइज होता है वो पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जनरली साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ पे कुछ वेरिएशन है, क्योंकि साइज में कुछ वेरिएशन है ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवर्जन क्या है। तो आपको देखिए स्कैंडियम से अगर आप मैग्नीज तक जा रहे हो, स्कैंडियम से अगर मैग्नीज तक जा रहे हो तो आपका जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो किसके कारण डिक्रीज हो, जो जनरली आपका ट्रेंड होता है। और आपका आयरन से लेके निकिल तक आपको जो साइज है वो क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम साइज ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, सेम। मोस्ट इंक्रीज तो होता है, लेकिन कुछ 1.2 1.3 इस तरह के आपको साइज होता है। तो मोस्टली फैकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम। और कॉपर से लेकर जिंक तो आपका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आपका ये क्या होता है, किसके कारण इस साइज में इतने ऐसे रिफ्लेक्शन है, वो किसके कारण है, शिल्डिंग
इफेक्ट। अब शिल्डिंग इफेक्ट होता क्या है मेरे पास, अब देखिए एक बार, अगर आप 3D सीरीज से 4D सीरीज में आ रहे, जैसे आपका यहाँ पे क्या है, एटिडियम है और La है, जिरकोनियम और होफनियम है। अब देखिए अगर आप 3D सीरीज से 4D सीरीज में आ रहे हो, यानी कि आप 3D सीरीज से 4D सीरीज में आ रहे हो, तो जनरली जो आपका साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब आप 3D सीरीज से 4D सीरीज में आ रहे हो, यानी कि आपको जब आप 3D सीरीज से 4D सीरीज में आ रहे हो, तो जो आपका साइज है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। यानी कि एटिडियम और लैंथेनियम का साइज, जिरकोनियम और होफनियम का साइज एकदम क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यानी कि आपको जो जिरकोनियम है और होफनियम का साइज क्या हो जाता है, इक्वल। उन्हें क्या कहते हैं, ट्विंस मेटल भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो साइज है ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इनका साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनका साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। और आपका अगर आप ग्रुप की बात को 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो आपका साइज पहले डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर इंक्रीज हो जाता है। वो किसके कारण होता है, आपका शिल्डिंग इफेक्ट के कारण। पहली बात तो ये शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये आपकी सेल है, ये मेरे सेल के इलेक्ट्रॉन है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ये इनर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जो इफेक्ट जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन रिपल्जन के कारण, वो आपका क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट। और जो आपका शिल्डिंग इफेक्ट होता है, शिल्डिंग इफेक्ट, सबसे ज़्यादा शिल्डिंग इफेक्ट आपका होता है SS का, फिर आपका होता है P का, फिर आपका D का और फिर F का। सबसे कम शिल्डिंग इफेक्ट का उसका होता है F का। तो जो आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, पुअर शिल्डिंग ऑफ D F सबसेल। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट F सब सेल। यानी कि F सेल का पूरा शिल्डिंग इफेक्ट होने के कारण आपका ये क्या हो जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण आपका जिरकोनियम और होफनियम का साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। अब देखिए आपका दो प्रॉपर्टी होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली प्रॉपर्टी होगी। अगली प्रॉपर्टी आपका जो आपकी साइज है एटॉमिक रेडियस होगी। जो आपकी साइज है, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के, एटॉमिक रेडियस के। यानी कि अगर साइज बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी आप डिस्कस कर ली है। जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ट्विंस, जिसमें आपको ऑप्शन का जिरकोनियम होफनियम का इनमें ऑलमोस्ट साइज इनका क्या होता है, इक्वल होता है। एक बार साइज के बेसिस पे आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब आपके पास देखिए जो थर्ड आपकी जनरल प्रॉपर्टी होती है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपकी जो नेक्स्ट जनरल प्रॉपर्टी है वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। यानी कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखिए मेरे पास एक ग्राफ है, यहाँ पे आपका क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे आपका क्या है, एटॉमिक नंबर। यानी कि एक्स एक्सिस पे तो आपका क्या है, एटॉमिक नंबर, और वाई एक्सिस पे आपका क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आपका जो 3D सीरीज का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ आता है वो ग्राफ आता है इस तरह। जो आपका यहाँ पे कौन सा मेटल है, स्कैंडियम। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, Mn, क्रोमियम, Fe, और यहाँ पे आपका
यहाँ पे आपका क्या होगा, जिंक। अब देखिए, क्योंकि आपका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है कि किसी भी एलिमेंट के पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन आपके सिंगल है, वो आपके उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए, आपका क्रोमियम है, Fe है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। अगर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आप क्या होगा, 4s1 3d5। अगर मैं मैग्नीज आयरन का एटॉमिक नंबर लिखूँ तो Ar 4s2 3d6। अब देखिए, आपके पास किसका जो सबसे ज़्यादा आपका जो जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो अब पहले आपका क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज है, फिर डिक्रीज, फिर जिंक का सबसे क्या है, जिंक के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा। तो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। अब उसी चीज़ को देखते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के साथ आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट से हर बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट होती क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट जो आपकी मैग्नेटिक मोमेंट होती है, मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मोस्टली मैग्नेटिक मोमेंट के बाद हर साल आपके दो या तीन क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेशन को रिलेट करते हुए बने, चाहे आपको डिवलप को रिलेट करते हुए मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर आपके क्वेश्चन मिलेंगे। और जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n+2, यानी कि n क्या होते हैं आपके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी एलिमेंट के पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड है वो उसको क्या, उससे आसानी से क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे मैं आपकी है, मेरे पास Fe2+ है, Fe2+ का आपके पास आपको इसकी मैग्नेटिक मोमेंट बतानी है तो आपके Fe सबसे पहले डीप लॉग में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो आप ना तो पैरामैग्नेटिज्म वाले क्वेश्चन कर सकते हो, ना ही मैग्नेटिक मोमेंट वाले क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखें, Fe का आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, Ar 4s2 3d6। ये आपके पास क्या होता है, Fe का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। अब मुझे किसका निकालना है, Fe2+ का निकालना है। Fe2/26 में से 2 के तो कितना, 24। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकाले जाएंगे वो किसके निकले, S के, ना कि D के। तो आपको इसका फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3d6। अब देखते हैं जो आयरन है Fe2+ के फॉर्म में तो उस पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये आपकी क्या है, D सब सेल है। कितना इलेक्ट्रॉन, D6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड हो गए, बाकी ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। तो कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 4। तो मैग्नेटिक मोमेंट आप n की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखें तो आसानी से मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आएगी, n की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 +2। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 4 6। तो आपके पास कितना आएगा, 24। तो आपके पास ये क्या है, मैग्नेटिक √24 की वैल्यू का 4.26। तो आपके पास इसमें क्या आ सकता है, इसकी आराम से मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स से। या कभी कभी क्वेश्चन आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कराता है, कभी आपको मैग्नेटिक मोमेंट दी होगी और आपको ये पूछता है कि इस एलिमेंट के ऊपर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दूसरा बात, मैग्नेटिक मोमेंट के बाद आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक एंड
डायामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स या किसी भी एलिमेंट के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसका नेचर कैसे होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर। दूसरा अगर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपकी जो n क्या है वो 0 है, तो उसका नेचर क्या होगा? डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक नेचर, यानी कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह क्या होगा? डायामैग्नेटिक। कभी कभी मोर पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक के ऊपर भी केस बनता है, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड है वो मोर पैरामैग्नेटिक, जिसमें कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड है वो लेस पैरामैग्नेटिक, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ही ना वो आपका क्या होगा? डायामैग्नेटिक। अब देखिए आपके पास 2 क्वेश्चन है, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, आपके डाया और पैरा के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। आपके पास जो आपका क्वेश्चन है कि Fe2+ लेस स्टेबल देन Fe3+Y, यानी कि पहला क्वेश्चन है कि Fe+2 लेस स्टेबल है इन कंपेरिजन टू Fe+3। दूसरा आपका इसमें ही आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका क्वेश्चन है Copper+1 मोर स्टेबल है Copper2+ से। अब आपका देखिए ये मोस्टली क्वेश्चन है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ये आप कह सकते हैं कि Copper+2 क्या है? पैरामैग्नेटिक नेचर का है, लेकिन आपका जो Copper+1 है वो क्या है? डायामैग्नेटिक नेचर का है, यानी कि ये आपका क्या है? डायामैग्नेटिक नेचर का है, लेकिन ये आपका क्या है? पैरामैग्नेटिक नेचर है, पैरामैग्नेटिक नेचर है वाई। ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है, तो इन सब का जितना भी आंसर है वो आपको किससे मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं जो आपका Fe है 26, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Ar4s2 3d6। अब मुझे दोनों का देखना है, Fe+2 का देखना है और Fe+3 का देखना है। तो अगर Fe+2 का देखो तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में से क्या बचेगा? तो क्या हो जाएगा? 3d6। दूसरा क्या है? d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका नेचर क्या है? n कितने हैं? 4। तो ये क्या है? ये लेस स्टेबल कहा गया। दूसरा देखते हैं कि Fe+2 मोर स्टेबल क्यों है? Fe3+2। देखिए 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन आपके इसमें चले जाएंगे, 1 इसमें से, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा क्या? Ar3d5। 1 2 3 4 5। अब देखिए रीजन क्यों है कि Fe3+ जो आपका Fe3+ है वो मोर स्टेबल है Fe2+ से, क्योंकि क्या है? ये आपका क्या है? और ये आपका क्या है? ये इसमें क्या जो आपका डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका क्या है? हाफ फील्ड है। ये आपका क्या है? इनकम्प्लीट फील्ड है। तो इसका क्या है? ये मोर स्टेबल है, हाफ फील्ड डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये क्या है? मोर स्टेबल है। लेकिन Fe+2 क्या है? लेस स्टेबल है, क्योंकि क्या है? इनकम्प्लीट फील्ड क्या है? डी कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपके पास वही केस आपका Copper+1 है। Copper+1 क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका? Ar3d10, क्योंकि ये भी क्या है? कम्प्लीटली फील्ड है, इसलिए क्या है? मोर स्टेबल है। लेकिन जो आपका Copper+2 है वो क्या हो जाएगा? Ar3d9। इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन आपका जो Copper+2 है इसमें क्या है? 3d9 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि n = कितना है? इसलिए क्या है? लेस स्टेबल है। बट
आपका जो कॉपर +2 होता है एक्वस स्टेट में मोर स्टेबल होता है कॉपर +1 से। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्वस स्टेट में कॉपर +2 मोर स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू कॉपर +1, होना तो चाहिए क्या कॉपर +1 स्टेबल होता है, लेकिन अगर एक्वस स्टेट है तो आपका कॉपर +2 स्टेबल है। अब आपके पास कुछ जनरल प्रॉपर्टी रही है वो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के साथ साथ। आपके बहुत कम चैप्टर इसमें रह गया वो डिस्कस करेंगे कल। क्वेश्चन के साथ साथ आपकी जो 2-3 जनरल प्रॉपर्टी है उसे डिस्कस करेंगे कल।